और जैसे कि हमने इथिक्स के लिए 3 लेक्चर रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक था मनोवृत्ति वाला। ठीक है, मनोवृत्ति वाला टॉपिक था और उसमें हमारे 2 टॉपिक बच गए थे। एक मनोवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध, ठीक है, और एक और बच गया था मनोवृत्ति की प्रशासन में उपयोगिता। ठीक है, ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनोवृत्ति एवं व्यवहार, मनोवृत्ति और व्यवहार, इन दोनों में क्या संबंध है। तो हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मनोवृत्ति और व्यवहार में, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। मनोवृत्ति और व्यवहार, अब मनोवृत्ति और व्यवहार, इन दोनों में क्या संबंध है, इस अवधारणा को हम समझेंगे। अब ये बात अच्छे समझ गए होंगे कि मनोवृत्ति के जो 3 तत्व थे, मनोवृत्ति के जो 3 तत्व थे, पहला हमारा क्या था, संज्ञात्मक, दूसरा क्या था, भावात्मक, और तीसरा क्या था, व्यवहारात्मक। तो जो मनोवृत्ति के 3 तत्व थे और जो तीसरा तत्व था वही था हमारा क्या था, व्यवहार था। मतलब मनोवृत्ति का जो अंतिम तत्व था वो हमारा कौन सा था, व्यवहार था। तो यहाँ पर व्यवहार और मनोवृत्ति में संबंध पूछा गया है कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये सोचने वाली है कि व्यक्ति की जैसी मनोवृत्ति होती है, क्या वो वैसा ही व्यवहार करता है। हम इन दोनों में क्या पढ़ रहे हैं, संबंध पढ़ रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि जैसी मनोवृत्ति होती है, ठीक है, क्या वैसा ही व्यवहार होता है ना। जैसे कि हमने ये बात सीखी थी कि मनोवृत्ति का जो अंतिम तत्व वो क्या है, व्यवहार है। यानी कि मनोवृत्ति जब व्यक्ति के मन में जो भाव होते हैं उनको व्यवहार में ला देता है, तो वही क्या होती है, हमारी मनोवृत्ति होती है। ठीक है, यानी कि मनोवृत्ति की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें अंतिम पक्ष क्या है, व्यवहार है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हमारी जितनी भी मनोवृत्तियां हैं क्या वह व्यवहार में बदलती है। हमारी जैसी मनोवृत्ति है क्या वो सब के सब हमारे व्यवहार में उतर जाती है, हम दिखा देते हैं कि नहीं दिखाते। तो प्राय क्या होता है कि व्यक्ति की जैसी मनोवृत्तियां होती है या उनमें जैसे भाव बनते हैं उस तरह से वो क्या करता है, व्यवहार करता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिनकी वजह से व्यक्ति में संज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष के द्वारा मनोवृत्ति का निर्माण तो होने लग जाता है, परंतु वो जो तीसरा तत्व है व्यवहार उसको नहीं कर पाता। समझ रहे बात को आप। हम ये देखते हैं कि जितनी भी मनोवृत्तियां हैं सबकी सब व्यवहार में नहीं बदलती। कुछ ही मनोवृत्तियां हैं जो जिनको हम व्यवहार में
बदल देते हैं। यदि आपके पास सीधा सा क्वेश्चन आता है कि मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि मनोवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध यदि हमसे पूछता है तो हम तो पहले यही बताएंगे कि जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति का जो अंतिम तत्व है व्यवहार की, जो व्यवहार है वो मनोवृत्ति का क्या है, अंतिम तत्व है। ठीक है, व्यवहार व्यक्ति करेगा तभी जाके पूर्ण मनोवृत्ति उसकी कहलाएगी। परंतु कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के पास संज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष होने के बाद भी वो व्यवहार नहीं करता, तो संज्ञानात्मक और भावात्मक के द्वारा जो मनोवृत्ति बनी है, ठीक है, एक तरह से पूर्ण मनोवृत्ति नहीं होगी, अधूरी है। पूर्ण मनोवृत्ति कब होगी, व्यवहार करेगा तब। तो क्या व्यक्ति की जितनी भी मनोवृत्तियां हैं वो सबके सब व्यवहार में बदल जाती है क्या? नहीं, ऐसी बहुत सारी मनोवृत्तियां हैं जो हमारे व्यवहार में नहीं बदल पाती। तो हम यही जानेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी मनोवृत्ति व्यवहार में नहीं बदल पाती। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले यदि देखें, सबसे पहले हम देखें मूल्य। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई मनोवृत्ति और व्यवहार दोनों में संबंध पाया जाता है। व्यवहार मनोवृत्ति का एक तत्व है। व्यवहार प्रदर्शित व्यक्ति मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग ही करता है, परंतु फिर भी ये देखा गया है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग व्यक्ति व्यवहार नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं, ठीक है, व्यक्ति के मूल्य होते हैं या कह सकते हैं या आदर्श होते हैं, है ना, या फिर उसकी कुछ मान्यताएं होती है ना, इसकी वजह से भी व्यक्ति कभी कभी अपनी मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं कर पाता। बात को समझ पा रहे हो क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी मनोवृत्ति है किसी वृद्ध के प्रति नकारात्मक है, आपकी मनोवृत्ति जो है नेगेटिव है किसी वृद्ध के प्रति, परंतु आपके जो आदर्श हैं कि नहीं बड़ों का सम्मान करना है, उनकी इज्जत करनी है, तो इस वजह से भी जो मनोवृत्ति आपके मन में वृद्ध के प्रति नेगेटिव आई है, आप उसको व्यवहार में नहीं लाओगे। आप ये सोचोगे कि वृद्ध आदमी है, हमारे मूल्य हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो मूल्य होते हैं, मूल्यों के कारण मनोवृत्ति व्यवहार में लागू नहीं हो पाती। ठीक है, इस बात को समझ गए। हम लिख सकते हैं कि कभी कभी मूल्यों की वजह से हमारी मनोवृत्तियां पूर्णतः व्यवहार में नहीं आ पाती। जैसे यदि किसी वृद्ध के प्रति नकारात्मक वृत्ति होने के बाद भी हमारे जो बड़ों के प्रति आदर भाव हैं, आदर भाव के मूल्य हैं, इस कारण हम नकारात्मक वृत्तियों को जाहिर नहीं कर पाते, व्यवहार में नहीं ला पाते। एक मूल्य हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं सामाजिक दबाव। ठीक है, सामाजिक दबाव। हमारे मन में कितनी भी मनोवृत्तियां हैं, कितनी भी उद्दंडता वाली मनोवृत्तियां हो, परंतु सामाजिक दबाव वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी मनोवृत्तियों को जाहिर नहीं कर सकते। बहुत से बात होते, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा मानो हमारी मनोवृत्तियां होती है कि बिल्कुल भी हम ना पढ़ें, ठीक है, परंतु समाज में शिक्षा को बहुत उच्च सम्मान दिया गया है, जो पढ़ा नहीं समझो कुछ है नहीं। तो सामाजिक दबाव की वजह से हमारी दूसरे क्षेत्रों में बनी हुई मनोवृत्तियां व्यवहार में नहीं आ पाती और हमें इस ओर अग्रसर होना पड़ता है। लिख सकते हैं कि सामाजिक दबाव के कारण भी व्यक्ति की मनोवृत्तियां व्यवहारिक रूप धारण नहीं कर पाती। जैसे शिक्षा के छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में मनोवृत्ति होने के बाद भी सामाजिक दबाव के कारण उस व्यक्ति को शिक्षा की ओर अग्रसर होना पड़ता है। ठीक है, बाध्यता। किसी की मनोवृत्ति को हम बाध्यता द्वारा भी नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। कैसे? मान लो
आपका सिगरेट पीने का कहीं पर बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। अब मान लो यहाँ पर एक ये जगह है, यहाँ पर आप डेली सिगरेट पीते हो, ठीक है, डेली सिगरेट पीते हो, परंतु हमने यहाँ पर नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया। तो आपका यहाँ सिगरेट पीने की कितनी भी मनोवृत्ति हुई हो, परंतु आप बाध्यता है कि हम नहीं पी सकते, तो ये क्या बन गई आपके लिए बाध्यता। तो हमारी मनोवृत्तियाँ फिर भी नहीं व्यवहार में आ पाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि बाध्यता या कानूनों के द्वारा भी मनोवृत्ति व्यवहार में लागू नहीं हो पाती, ठीक है। जिस तरह नो स्मोकिंग जोन, ठीक है, बाध्यता हो गया, सामाजिक मूल्य हो गए, आवश्यकता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं, व्यक्ति की कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है कि जिसके कारण वो अपनी मनोवृत्तियों को व्यवहार में नहीं ला पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ए और बी है, ए वाला बंदा जो है बी के प्रति क्या है, नेगेटिव रहता है, परंतु मान लो उसको बी से कुछ ज़रूरत है। अब नेगेटिव मनोवृत्ति रखेगा, है ना, मनोवृत्ति है उसके प्रति नेगेटिव, परंतु उसको वो चीज़ चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उस समय क्या कर लेगा, पॉजिटिव व्यवहार करने लगेगा। तो आवश्यकता ने किसको जन्म दिया, पॉजिटिव ने। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिटिशियन है या राजनीतिज्ञ है ना, उसकी मनोवृत्ति कैसी भी हो, परंतु जब वोटिंग का टाइम आएगा तो बिल्कुल आपके दरवाजे आपके पैरों पर गिर जाएगा, है ना। तो उसकी मनोवृत्ति क्या है, फ्रॉड है, छलवा है, झूठ बोल रहा है वो। समझ रहे बात को। आवश्यकता हो गया। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा तो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अच्छे अच्छों की जान ले ली, चाहे कंस हो, रावण हो, सिकंदर हो, है ना, कितने भी धुरंधर हो, महत्वाकांक्षाएं आदमी को जीने नहीं देती, है ना। तो इसलिए जितनी कम महत्वाकांक्षाएं होगी उतना सुखी समृद्ध जीवन बनेगा, ठीक है। इसलिए महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा मत रखना। महत्वाकांक्षा, आदमी अपनी महत्वाकांक्षाओं में कभी कभी इतना पागल हो जाता है कि उसकी मनोवृत्तियाँ कुछ भी हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आदमी की मान लो सारी की सारी मनोवृत्तियाँ नैतिक है। कैसी मनोवृत्तियाँ हैं, सारी की सारी नैतिक मनोवृत्तियाँ हैं, ठीक है। सर ये मनोवृत्ति तो पढ़ा था, नैतिक मनोवृत्ति क्या है। अरे नैतिक का मतलब सीधा सा है अच्छा, अच्छी मनोवृत्तियाँ, सब सारी अच्छी मनोवृत्तियाँ हैं उस व्यक्ति की। मान लो ए नाम का व्यक्ति, उसकी सारी नैतिक मनोवृत्तियाँ हैं, अच्छी मनोवृत्तियाँ हैं, परंतु उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी वो अनैतिक व्यवहार भी करने लगेगा। मतलब अनैतिक मनोवृत्तियों को पालन, मतलब अनैतिक व्यवहार करने लगेगा वो, मतलब अनैतिक मनोवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, महत्वाकांक्षा ने, उसकी महत्वाकांक्षा की वजह से वो व्यक्ति वास्तविक व्यवहार नहीं कर पाया। उसका वास्तविक व्यवहार कैसा था, नैतिक था, परंतु महत्वाकांक्षा ने उसको अनैतिक करने की ओर मजबूर कर दिया। समझ रहे बात को। महत्वाकांक्षा हो गया। फिर आगे हम बढ़े तो एक लिख सकते हैं समय। समय क्या है, समय क्या होता है, यदि व्यक्ति के पास समय कम है ना, बात को समझना। तो कम समय में व्यक्ति, है ना, टाइम कम है, बात को समझना, समय कम है, तो
मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो व्यवहार करेगा। परंतु कभी कभी व्यक्ति को हद से ज़्यादा समय दे दिया जाए तो वो अपनी मनोवृत्ति को तर्क पर देखेगा, तर्कों पर देखेगा। किस पे देखेगा? तर्कों पर देखेगा कि मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, कन्फ्यूजन होगा तो कहीं ना कहीं व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ए नाम का लड़का है, ठीक है, उसके पास समय मात्र 1 माह का समय है, ठीक है, 1 माह बाद उसकी एग्जाम है, उसको मैथमेटिक्स सीखना है, तो वो कोचिंग सेंटर ढूंढ रहा है। तो वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेगा, समय कम 1 महीने का है, मैं यदि इसी तरह कोचिंग संस्थान ढूंढता रहा तो पता चलेगा कि 2-4 दिन इसी में ख़त्म कर दिए। तो वो क्या करेगा, वो फटाफट एडमिशन ले लेगा। परंतु उसकी एग्जाम पता चले 4-5 महीने बाद है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, आराम से मार्केट में जाएगा, घूमेगा, ये कोचिंग नहीं तो और कोचिंग, और नहीं तो कहीं, तो उसकी जो मनोवृत्ति में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। तो समय कम है, उसकी इच्छा या उसका व्यवहार वैसा नहीं है कि वो कोचिंग में एडमिशन ले ले, परंतु समय के अभाव में या कमी में वो व्यक्ति क्या करेगा, एडमिशन ले लेगा। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, मतलब किसी को ज़्यादा समय भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा समय में क्या हो जाता है, व्यक्ति तर्क वर्क लगाता है और चेंज होने लगता है ना, समय व्यक्ति को चेंज कर देता है। तो ये हमारे मूल्य हो गए, सामाजिक दबाव हो गया, महत्वाकांक्षा हो गया, आवश्यकता हो गया, महत्वाकांक्षा हो गया और ये समय हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं जो मनोवृत्ति मनोवृत्ति को व्यवहार में बदलने से क्या करती है, रोकती है। तो यदि आप क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, मनोवृत्ति और व्यवहार हो गया। इसके बाद हम चलते हैं प्रशासन में उपयोगिता। प्रशासन में क्या उपयोगिता? बात यह है कि मनोवृत्ति की प्रशासन में क्या उपयोगिता है। अब ये क्वेश्चन तो आप खुद से लिख सकते हो, इतना मनोवृत्ति के बारे में पढ़े हो कि क्या बताएं। मनोवृत्ति, ठीक है, मनोवृत्ति की प्रशासन में क्या उपयोगिता है। बात को समझना, सबसे पहले तो ये समझो कि मनोवृत्ति जो प्रशासन में उपयोगिता, प्रशासन के अंतर्गत किसकी भूमिका होती है, प्रशासक की। ठीक है, और प्रशासक कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, समाज से। और समाज में क्या होती है, कई तरह की मान्यताएं होती हैं। ठीक है, कई तरह के नियम होते हैं। ठीक है, कई तरह की रूढ़ियां होती हैं। ठीक है, कई तरह के अंधविश्वास होते हैं। तो जब ये समाज से आया हुआ व्यक्ति, ये वाले समाज से आया हुआ व्यक्ति, ये व्यक्ति था परंतु एग्जाम पास हो गया होगा तो ये प्रशासक बन गया। तो ये प्रशासक जब प्रशासन संभालेगा तो क्या इसके मन में ये सब चीजें नहीं होगी, क्या होगी? तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक प्रशासक है उसकी मनोवृत्ति जो रहेगी वो
जिस समाज से आया है उसके अकॉर्डिंग रहेगी, और उसको प्रशासन क्या उससे उसी की समाज पर करना है क्या? नहीं। भारत देश है, भारत देश विविधताओं वाला देश है, विविधताओं वाला देश है, ठीक है। यहाँ पर समाज क्या, कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, कई धर्मों के लोग, कई संप्रदायों के लोग, कई समाज के लोग, ठीक है, क्या करते हैं, निवास करते हैं। और आपकी मनोवृत्ति किसी एक समाज के पर्टिकुलर झुकी हुई है, तो बताओ आप क्या एक बेटर प्रशासक बन सकोगे क्या? नहीं। एक प्रशासक का काम क्या होता है? जो कानून और जो नियम होते हैं उनका बेहतर से क्रियान्वयन हो, उनको बेहतर से लागू करवाना, ये किनका काम होता है? ये प्रशासक का काम होता है। परंतु एक रूढ़ियों से युक्त प्रशासक, अंधविश्वासों से युक्त प्रशासक क्या एक बिना भेदभाव वाला व्यवहार कर पाएगा क्या? सभी व्यक्तियों के साथ सही व्यवहार कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो यही है कि मनोवृत्ति की प्रशासन में क्या भूमिका है या उपयोगिता है। तो हम यही से लिखना स्टार्ट करेंगे कि एक जो प्रशासक होता है, एक प्रशासक अपने समाज में रहता है, उसके मन में जिस समाज से आया रहता है उसी तरह की मनोवृत्तियाँ निर्मित हुई होती है। परंतु भारत एक विविधताओं वाला देश है जहाँ पर कई धर्मों के, कई संप्रदायों के, कई समाज के लोग रहते हैं, तो उसकी मनोवृत्तियाँ हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए। उसकी मनोवृत्ति में सभी समान हो, इस तरह का उससे मनोवृत्तियों का पालन करना चाहिए, ठीक है। और यदि उसकी मनोवृत्तियाँ सीमित है, संकुचित है, क्या है, सीमित है, संकुचित है, तो क्या वो बेटर तरीके से एक प्रशासक बन सकेगा? नहीं। वो प्रदेश, राष्ट्र के लिए क्या है, खतरा है, एक तरह से क्या है, खतरा है। ऐसे में तो सांप्रदायिकता खड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए एक अच्छी मनोवृत्ति होना एक प्रशासक के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक सकारात्मक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति प्रशासन में जाके न केवल जातिवाद को रोक सकता है, बल्कि सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, ठीक है, जातिवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ठीक है, दंगे, मतलब जितनी भी आपको समाज में वर्तमान में जो बुराइयां दिख रही है ना, वो सारी लिख सकते हैं कि एक बेहतर मनोवृत्ति वाला प्रशासक जातिवाद को खत्म कर सकता है, सांप्रदायिकता को रोक सकता है, भ्रष्टाचार को कम कर सकता है, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी जो भावनाएं हैं जो अग्रसर हो रही है, इनको रोकने में कामयाब कर सकता है। जो सरकार के कानून हैं उनका बेहतर पालन करवा सकता है। जो हमारी योजनाएं हैं, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर सकता है। एक अच्छी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति ही, ठीक है, करुणा से युक्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सामान्य बातें हैं। यदि आपसे पूछता है कि प्रशासन में मनोवृत्ति की क्या भूमिका है या उपयोगिता है, तो हम ये बस पॉइंट लिखेंगे। एक सकारात्मक मनोवृत्ति वाला प्रशासक समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, है ना, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, भ्रष्टाचार, है ना, इन सब में कमी कर सकता है, खत्म कर सकता है। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर सकता है ना, शिक्षा में भी विशेष बालिका, है ना, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कामों को बेहतर कर सकता है, यदि उसकी मनोवृत्ति बेटर है कि जनसंख्या नियोजन होना आवश्यक है।
तो जितनी भी सारी अच्छी बातें हैं या जितना हम अच्छा लिख सकते हैं तो इसे आप लिख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। एक और पॉइंट हमारा यहाँ पर रुक रहा मिस हो रहा है, तो इसे हम देखते हैं। ठीक है, मनोवृत्ति एवं अभिप्रेरणा। मैंने आपको मनोवृत्ति के साथ जितनी भी जुड़ी हुई अवधारणाओं को बताया ना, ये देखना आगे हमें और अच्छे से पढ़ने को मिलेगी। जैसे कि मनोवृत्ति यानी कि मनोवृत्ति का संबंध हमने जो देखा था, मनोवृत्ति का संबंध है ना, हमने किससे देखा था? मूल्य से देखा था, विचार से देखा था, विश्वास से देखा था, व्यवहार से देखा था, मूल्य से देखा था, विचार से देखा था, विश्वास से देखा था, रुचि से देखा था, अभिरुचि से देखा था। अब हम देखेंगे किससे? अभिप्रेरणा से। ये छूट गया था। मूल्य बता दिया था, विचार, विश्वास, व्यवहार, रुचि, अभिरुचि। अभिरुचि का मैंने आपको बताया था ना। रुचि क्या है? किसी विषय के प्रति क्या है? हमारा लगाव है। यदि व्यक्ति हमें 4 विकल्प दे दे तो हमारा लगाव जिस विकल्प की ओर होगा उसी को हम चुनेंगे। अभिरुचि किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में या विषय के प्रति जो योग्यता होती है वो क्या होती है? अभिरुचि होती है। ठीक है। अभिप्रेरणा, अब अभिप्रेरणा को देखते हैं हम। अभिप्रेरणा क्या? मोटिवेशन। चलो देखते हैं। अभिप्रेरणा व मनोवृत्ति। सबसे पहला ये कि मनोवृत्ति में तीनों पक्ष होते हैं। ठीक है। अभिप्रेरणा में क्या तीनों पक्ष रहेंगे? नहीं। अभिप्रेरणा में सबसे ज्यादा प्रबल, मैं बोलूं कि प्रबल सबसे ज्यादा तीनों पक्ष तो अभिप्रेरणा में भी रहते हैं, परंतु सबसे प्रबल इसमें रहता है व्यवहार वाला पक्ष। मतलब आपको प्रेरणा मिली, अभिप्रेरणा बिल्कुल एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है ना। आपको बोला कि बिल्कुल अब ये किसी ने बोला कि बिल्कुल अब मान लो किसी ने बोला आपको किसी चीज के लिए प्रेरित कर दिया तो तुरंत उत्साहित हो जाते हो। हाँ, बस तुरंत आप क्रियाशील हो जाते हो, तुरंत किसी चीज को कर देते हो। तो अभिप्रेरणा में प्रबल कौन सा पक्ष होता है? व्यवहार वाला पक्ष बहुत अधिक प्रबल होता है। और मनोवृत्ति में भी तीनों पक्ष होते हैं, परंतु मनोवृत्ति बहुत शांति से बनती है और धीरे से क्रियाशील होती है, धीरे से व्यवहार में आती है। और अभिप्रेरणा बिल्कुल, अरे क्या मतलब बोलूँ कि पाताल पानी का क्या वाटरफॉल है, हाँ हाँ बहुत आनंद, अरे बिल्कुल व्यवहार में तुरंत कल उतर जाएगा, बिल्कुल कल संडे है, बिल्कुल तुरंत निकलता हूँ मैं। तो ये अभिप्रेरणा अल्प समय के लिए है और मनोवृत्ति क्या है? ये क्या होती है? दीर्घ होती है। अल्प मतलब अभिप्रेरणा क्या होती है? अस्थायी होती है एक तरह से। और ये क्या? दीर्घ मतलब क्या होती है? स्थायी होती है। अभिप्रेरणा कार्य के अनुसार होती है। मतलब किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा चाहिए तो कार्य के अनुसार होती है, जैसा कार्य वैसी अभिप्रेरणा। इसका संबंध तो दिन प्रतिदिन से है, किसी विशेष कार्य से नहीं। दिन प्रतिदिन से है, किसी विशेष कार्य से नहीं। ठीक है। अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा का क्षेत्र जो है सीमित है और मनोवृत्ति का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। अभिप्रेरणा की तुलना में मनोवृत्ति का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। कैसे? अभिप्रेरणा हमको किसी एक चीज के लिए आई, पाताल पानी जाने के लिए हमें अभिप्रेरणा आई, परंतु मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति केवल पाताल पानी के प्रति थोड़ी ना, सभी चीज के प्रति है। अभिप्रेरणा आपके मन में अभी केवल किसके प्रति है? पाताल पानी के प्रति। हो सकता है किसी प्रति की ना हो।
ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा के क्या है, अभिप्रेरणा और मनोवृत्ति में कुछ डिफरेंस है। तो आप बड़ी आसानी से इसे थोड़ा लिबरेट करोगे, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिखोगे तो 50 से 60 शब्द आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 3 मार्कर में तो आप आराम से लिख सकते हो। तो है ना, ये हमारी कुछ बातें हो गई है। और मनोवृत्ति में कुछ चीज़ें यदि छुट्टी होगी तो अभी हमारी मनोवृत्ति का लंबा मनोवृत्ति में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ बताना है, नैतिक मनोवृत्ति बतानी है क्या होती है। ठीक है, आपको सामाजिक मनोवृत्ति क्या है इसके बारे में बताना है थोड़ा। बस ये 3 मार्कर के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर इसके बाद हमारी जो यूनिट 2 की जो फर्स्ट लाइन है, मनोवृत्ति कार्य प्रकार्य, है ना, तो वो वाला सेशन अब जल्द ख़त्म हो जाएगा। उसमें कुछ चीज़ें छूटी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, परंतु जो मनोवृत्ति वाला टॉपिक है, मनोवृत्ति से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो मनोवृत्ति से 2014 से 2019 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और साथ में बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर लिखने हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।